हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फिज़िक्स गुरुजी। कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, अपने क्लास 12 की सीरीज़ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका आज अपना लेक्चर नंबर 3 है बच्चों। चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। इसके पहले 2 लेक्चर मैं इस चैप्टर के अपलोड कर चुका हूँ बच्चों। इस लेक्चर में अपन कंडक्टर्स की बात करेंगे बच्चों और डाई इलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। आज का लेक्चर बच्चों बेसिक होने वाला है छोटी सी चीज़ें, मामूली चीज़ें हैं आज के लेक्चर में, इतना भारी कुछ नहीं है। सिंपल बेसिक्स बातें अपन करने वाले हैं और इसके बारे में काफ़ी हद तक आप पहले जानते हो। ठीक है, नया कुछ नहीं कर रहा है इसमें। हाँ, पर इससे अपना क्या है, अगला चैप्टर जो अपना कैपेसिटेंस होगा बच्चों, वो इससे जुड़ा हुआ है। अगर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम आगे कैपेसिटेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा कैपेसिटेंस बच्चों इससे लिंक है, इसीलिए हम इस चीज़ को हमें करना है। ठीक है बच्चों, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि ये जो चैप्टर है अपना, ये उससे लिंक है। कैपेसिटेंस इसके बाद जो अपन करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर है। तो चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले आप बाकी के लेक्चर देखें, तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी बच्चों। कंटिन्यूटी में लेक्चर देखें, फिजिक्स कंटिन्यूटी से पढ़ोगे बच्चों तो बहुत अच्छी लगेगी, समझ में भी आएगी। ठीक है, अगर आप बीच में कहीं से कोई सा भी लेक्चर पढ़ने लग जाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी बच्चों। तो पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इसके पहले के जितने लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, पहले वो सारे आप देखें, तब आप इस पर आए। यानी कि पहले चैप्टर 1 अपने को कंप्लीट करना है, फिर चैप्टर 2 समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करता हूँ कंडक्टर की। तो मैं अगर आपसे पूछूँ कंडक्टर क्या होता है, तो आप मुझे बेसिक सा आंसर देंगे। बच्चे को पता होता है व्हाट इज़ कंडक्टर। भैया ऐसा कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो कंडक्टर है। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोई भी मेटल हो गई बच्चों, वो हमारे क्या होती है, कंडक्टर होती है। ये हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात अपने को बचपन से पता है, आज से नहीं, हर कोई जानता है। कोई भी बॉडी जो करंट कंडक्ट करती है वो क्या कहलाती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है वो क्या कहलाती है बच्चों, कंडक्टर कहलाती है। नाम से पता लग रहा है क्यों कंडक्ट करती है, क्योंकि इसके पास बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाती है। क्लियर हो रही है बात? इस बात का ध्यान रखना बच्चों। अगर हमसे पूछा जाए कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि इसके पास बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए कंडक्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा होगा, यहाँ पर ये जो ब्लैक वाले पोर्शन जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये हमारा एटम का न्यूक्लियस है, जो कि अपनी जगह फिक्स होता है बच्चों। ये वाइब्रेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह, या जो अपना एटम होता है, न्यूक्लियस जो होता है बच्चों एटम का, वो अपनी जगह वाइब्रेट करता रहता है। जैसा कि ब्लैक डॉट आपको वाइब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लू कलर के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं, ये करंट को शो कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, 3rd चैप्टर में अपन इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ब्लू डॉट जो है बच्चों, वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस से बॉन्डेड नहीं होते, न्यूक्लियस से बाहर निकल चुके होते हैं बच्चों, वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से ये कंडक्ट कर पाते हैं। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही आगे बढ़ पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे करंट को शो कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ जो बता रही है करंट को बता रही है कि भैया करंट जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जाएगा तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्लियर हुई बात बच्चों? तो ये तो हम जानते हैं कंडक्टर क्या होता है, हमें अच्छे से पता है। क्लियर हुई बात? तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं बच्चों, कंडक्टर क्या होता है अपना, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सिमिलरली अपने पास जितने भी मेटल्स होती है बच्चों, वो कंडक्टर होती है। जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास, इसमें देखो ये हमारा एक वायर है, इसमें ये कंडक्टर होते हैं। अंदर जो वायर लगे हुए हैं बच्चों, ये कंडक्टर है। इसके ऊपर कोटिंग की जाती है इंसुलेटर की, ताकि हमें शॉक ना लगे। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ कंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं बच्चों, बंडल कंडक्टर बोलते हैं इनको। इनका यूज़ मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊँगा, फिलहाल इसके ऊपर अपन नहीं उलझते हैं। स्टील हो गई, ये भी एक कंडक्टर है। एल्यूमिनियम कंडक्टर है। जो भी मेटल अपनी है बच्चों, वो कंडक्टर होती है। क्लियर हुई बात? अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली मैं बात करूँ बच्चों इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की डेफिनेशन भी आपको पता है क्या होता है बच्चों। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते। इनको हम प्रोटेक्टिंग पर्पज़ से यूज़ करते हैं, इंसुलेटिंग पर्पज़ हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे वायर के ऊपर लगा देते हैं इसको, ताकि हमें शॉक ना लगे। जैसे कि आपने देखा होगा वायर में
ये वायर के ऊपर इंसुलेटिंग होती है बच्चों, ताकि हमें शॉक ना लगे। ये आपकी लीड है, कनेक्टिंग लीड, इसके ऊपर भी प्लास्टिक लगी होती है बच्चों, ये भी अपना इंसुलेटर है। ठीक है, अपना क्लोथ जो होते हैं ग्लव्स, वो भी इंसुलेटर है। ये वुडन जो है, यहाँ पर वुडन पोल है बच्चों, ये भी एक इंसुलेटर है। ग्लास जो है ये भी एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर की तरह, यानी कि ये क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्यों नहीं करते, रीज़न क्या है, क्योंकि इनके पास बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं आपको अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो बच्चों, अपने पास अगर मैं एटम की बात करूँ, देखो मैं समझाता हूँ। एटम की बात अगर मैं करूँ, अभी एटम इसमें है नहीं, एटम की बात अगर मैं आपसे करूँ, आगे आएगा एटम की स्ट्रक्चर। तो एटम में मैं आपको यहाँ बना के बता देता हूँ। एटम में अपने पास ये अपना एटम के पास ये अपना न्यूक्लियस होता है बच्चों, जहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, इससे बंधा हुआ होता है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ होता है। ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो भी बाहर नहीं आ सकता, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बच्चों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर है यहाँ पे कहीं, यानी कि उस पर न्यूक्लियस का फोर्स नहीं है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आता है। तो कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकते हैं कहीं भी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको उसको समझाऊं, जैसे आप कह सकते हो, क्लास के थ्रू मैं बात करूं तो जो बच्चा क्लास के अंदर बैठा होता है वो हमारा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, क्योंकि वो टीचर से बॉन्डेड है। जब तक टीचर उसको बाहर जाने के लिए नहीं बोलेगा वो बाहर नहीं जा सकता। यानी कि टीचर वहाँ पे एज ए न्यूक्लियस वर्क कर रहा है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को बांध रखा है। एक अकेला न्यूक्लियस, एक अकेला टीचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखता है, तो वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो क्लास के अंदर बैठे हैं। और जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं क्लास के, जिन पर किसी भी टीचर का फोर्स नहीं लग रहा, जो बाहर फ्रीली घूम रहे हैं, वो बच्चे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जो बाहर घूम रहे हैं फ्रीली, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी बॉन्डेशन होती है बच्चों। आप अपनी सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। जैसे सपोज मानो सिल्वर की सरफेस है, तो सिल्वर की सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। जैसे नॉर्मल सी बात है, आपके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए भी बॉन्डेशन क्या है कि आप इंस्टीट्यूट छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। इंस्टीट्यूट के अंदर कहीं भी घूम सकते हो अगर आप किसी क्लास के अंदर लाई नहीं करते हो तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, सपोज मान लो ये मेटल सरफेस है, तो इसको क्रॉस नहीं कर सकता, बाकी इसके अंदर घूम सकता है। इनके पास एनर्जी होती है, ये उसके अंदर रोटेट करते रहते हैं। क्लियर हो रही है बात, समझ में आए बच्चों? तो इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कंडक्टर के पास बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए वो कंडक्ट कर पाता है। क्लियर हुई बात? अब अपन समझते हैं कंडक्टर्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो जैसे सपोज मानो कोई भी कंडक्टर है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बच्चों, तो ये बात अपन पहले कर चुके हैं कि जो चार्जेस होते हैं बच्चों वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चार्जेस? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम जो भी चार्ज उसको देते हैं वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चों, ये बात अपन कर चुके हैं पहले। अगर इसकी जगह इंसुलेटर होता तो चार्ज अंदर की तरफ फिल हो जाता। अच्छा, सरफेस कौन सी वाली आएगी बच्चों? तो आउटर सरफेस पर मूव होते हैं। कौन सी सरफेस पर जमा होते हैं बच्चों? आउटर सरफेस पर। यह बात अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है बच्चों? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बट पोटेंशियल अंदर जीरो नहीं होता बच्चों। पोटेंशियल कितना होता है? जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल इनसाइड भी होता है। ये अपन बात कर चुके हैं पहले, इसके बारे में कोई नई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बट पोटेंशियल जीरो नहीं होता, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, अंदर आप कहीं भी चले जाओ। रीज़न? क्योंकि हमें यहाँ से सरफेस तक लाने में तो वर्क करना पड़ेगा, अंदर लाने के लिए नहीं करना पड़ेगा। फिर अपन उस पर नहीं जा रहे, ये चीज़ अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है ये सरफेस पर क्यों गए। अब ध्यान दो बच्चों, जैसे ही हमने इसको चार्ज दिया, जैसे सपोज मानो मैं किसी सरफेस को, मैं इसी स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इसको प्लस चार्ज दूंगा, चार्ज कैसे देते हैं बच्चों? धीरे धीरे एक एक करके चार्ज देंगे। थोड़ा चार्ज पहले DQ चार्ज देते हैं, फिर अगला DQ लेके आएंगे, फिर अगला DQ लेके आएंगे, इस तरह से चार्ज बढ़ता है। अब जैसे जैसे इसके पास चार्ज बढ़ता जाएगा ना, तो चार्ज, अब जाहिर सी बात है 2 प्लस चार्ज जैसे आ जाएंगे रिपल करेंगे। अब चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, तो क्या करता है, इनमें म्यूचुअल रिपल्शन होता है। म्यूचुअल रिपल्शन से मेरा मतलब क्या होता है बच्चों? ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे सपोज मानो मैं एक पॉजिटिव चार्ज हूँ, मैं स्फीयर के अंदर पहले पहुँच गया, अब जो नया चार्ज आएगा मैं उसको धक्का लगाऊंगा, समझ रहे हो? तो 2 चार्जों के बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन के कारण वो कहाँ जाना पसंद करते हैं? चूँकि फ्री है इसलिए मूव कर सकते हैं, तो सरफेस पर आ जाते हैं। कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं बच्चों?
सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, बीच में कहीं नहीं बैठना चाहते। इसीलिए बीच में अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं बचता, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। तो म्यूचुअल रिपल्शन के कारण बच्चों सारे चार्ज कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? आउटर सरफेस पर। कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? आउटर सरफेस। ये देखो सारे चार्ज कहाँ इकट्ठे हो गए बच्चों? आउटर सरफेस पर इकट्ठे हो गए ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन। ये बात ध्यान रखनी है अपने। किस कारण होता है ऐसा बच्चों? म्यूचुअल रिपल्शन के कारण ऐसा होता है। क्लियर हो रही बात? अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर पहले ड्रॉ कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है या इलेक्ट्रिक फोर्स को दिखाता है। सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर निकालना चाहूँ तो इस तरह से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इससे निकालना चाहूँ तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्लस है तो बाहर की तरफ, माइनस है तो अंदर की तरफ। ये बात अपन सारी बातें पहले कर चुके हैं, नया कुछ नहीं कर रहे अपन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे कुछ इस तरह से होगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो जब हम कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ इकट्ठा होता है बच्चों? आउटर सरफेस पर इकट्ठा होता है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, अंदर की तरफ पोटेंशियल ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, बट पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता। पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब देखो अगले अपन बात करें, सपोज मानो अगर मैं कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ। अब देखो ये एक कंडक्टर है मेरे पास, जो कि फ़िलहाल मान लेता हूँ इसका नाम मैंने दे दिया ए है। ये अभी न्यूट्रल है। कैसा है बच्चों? न्यूट्रल कंडक्टर है। ये न्यूट्रल कंडक्टर है फ़िलहाल। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, दोनों हैं बच्चों इसके पास। इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है। पर जितना पॉजिटिव है ना उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? ज़ीरो हो गया। समझ रहे हो? न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है बच्चों? जितने उसके पास पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्ज भी हैं, तो नेट चार्ज कितना हो गया बच्चों? ज़ीरो हो गया। तो ये भी न्यूट्रल स्फीयर है। अब ध्यान दो, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के लिए मैंने क्या किया? एक तरफ मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा दी, एक तरफ मैंने नेगेटिव प्लेट लगा दी। जैसे ही पॉजिटिव प्लेट लगाओगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है जो हमने बाहर से लगाया। ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये हमने बाहर से दिया है। इसे मैं EXT कह देता हूँ। ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने बाहर से दिया है। क्लियर हुई बात? अब जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, इसके पास प्रोटॉन भी थे, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी थे। मान लेता हूँ Ne पॉजिटिव चार्ज थे और Ne ही नेगेटिव चार्ज थे। Ne ही इसके पास नेगेटिव चार्ज थे। ठीक है, मतलब N ही इलेक्ट्रॉन थे तो N ही प्रोटॉन थे। तो जैसे ही आप इसके चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास रखोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, तो पॉजिटिव वाला चार्ज इधर जमा होने लग जाएगा अपने आप ही ये अरेंज होने लगेंगे, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा भाई? इसके पास दोनों चीज़ें हैं, इसके पास प्लस भी है, इसके पास माइनस भी है। जितना प्लस है उतना ही माइनस भी है। कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन फ्री भी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज हैं कि जो हमारे न्यूक्लियस है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो ये अलाइनमेंट हो जाता है कुछ इस तरह से। देखो कुछ इस तरह से अलाइन होने लगते हैं, मतलब अंदर ही अंदर एक और फील्ड बन गया बच्चों। प्लस से माइनस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से बच्चों क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया जो कि पहले नहीं था। समझ रहे हो बात को? तो जैसे ही हमने कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना, ये क्या करता है? बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। भाई जाहिर सी बात है, इसके ओरिजिन नॉर्मल सी बात होती है, जैसे आपने इनर्शिया पढ़ा होगा। नॉर्मल सी बात, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे में चेंज करना चाहता है तो पहला वाला व्यक्ति अपने चेंज का अपोज करता है। सिमिलरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है और नेट को कितना कर देता है? ज़ीरो कर देता है। यानी कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों? ज़ीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरह से होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो बना रहे। इसीलिए अंदर की तरफ देखो, ध्यान दो, यहाँ पर इसके अंदर से कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं हुई। कंडक्टर के अंदर से कोई भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं करती। सारी फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है।
ध्यान रखना सरफेस के परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस है। अच्छा, इन फील्ड लाइंस के ऊपर भी एक बार जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, आपको फील्ड लाइन का पैटर्न पूछा गया था। तो फील्ड लाइन इस तरह की होगी, ध्यान रखो, कोई भी फील्ड लाइन अंदर से क्रॉस नहीं करेगी। क्यों नहीं करती इसको क्रॉस? क्योंकि अगर फील्ड लाइन स्फीयर के अंदर से होकर क्रॉस होगी, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमें तो ऐसा सिखाया जाता है कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है बच्चों, ज़ीरो हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस पूरे स्फीयर के अंदर कांस्टेंट होता है। कितना होता है ये अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होता है, KQ/R होता है। क्लियर हो रही है मेरी बात? नया कुछ नहीं कर रहे बच्चों, सब रिपीट टेलीकास्ट है, KQ/R। तो ये एक इक्वी पोटेंशियल रीजन जनरेट करता है। इक्वी पोटेंशियल रीजन का मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। इक्वी पोटेंशियल रीजन ये जनरेट करता है बच्चों। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ध्यान रखो, सारी फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। इनसाइड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बच्चों, ज़ीरो हो गया। इस फेनोमिना को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पोलराइजेशन कहते हैं। आगे बताऊंगा मैं, इसके बारे में बात करेंगे अपन आगे। फिलहाल आप इस कंसेप्ट को समझो। यानी कि जब हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। वो कुछ इस तरह से इंड्यूस होता है कि वो अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है और उसको कैंसिल भी कर देता है, उसको ज़ीरो कर देता है। क्योंकि नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है बच्चों, ज़ीरो होता है। फील्ड लाइन जो होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। इस तरह से फील्ड लाइन ड्रॉ होगी और पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़े बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन का क्या क्या दिया है आपको, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है आपसे, ठीक है, वो भी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। मतलब आपको एक तरह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आपको ए पॉइंट पे। अब ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान दो। मैं आपको पहले 10 सेकंड देता हूँ, पहले आप इसको एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है, क्यू चार्ज बाहर रखा हुआ है, मतलब आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। उसमें एक स्पेयर को हमने रख दिया, हमसे पूछा गया बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो ध्यान दो भाई, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या ये डिस्टेंस 5 मीटर हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब ध्यान दो, ये प्लस चार्ज है, तो इसके कारण जो यहाँ पर फोर्स लगेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो इस तरफ होगा, हाँ या ना। डायरेक्शन अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग होती है बच्चों, समझ चुके हैं पहले अपन, सारी बातें अपन को पहले से पता है। अब ध्यान दो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। हमारे अकॉर्डिंग रूल क्या कहता है कि जो हमारा ई नेट है वो क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस ई इंड्यूस होता है कि नहीं होता, ई इंड्यूस्ड होता है। क्लियर होती है बात? अब ई नेट जो होता है बच्चों वो तो ज़ीरो होगा, हमें पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके कारण है बच्चों, क्यू चार्ज के कारण है। तो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, KQ/R², यानी कि अपना 5 का स्क्वायर, डिस्टेंस अपनी ये हो जाएगी, तो क्या 25 हो जाएगा, समझ रहे हो, माइनस ई इंड्यूस, हाँ या ना। क्लियर हो रही है मेरी बात? भाई नॉर्मल सी बात है, हमें क्या कहा गया था कि जैसे ही कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे ये प्लस है तो ये वाली साइड जो है वो माइनस इकट्ठा हो जाएगा, इस वाली साइड जो है वो प्लस इकट्ठा हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को। ये इस वाली साइड अपना प्लस इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा और उसको नेगलेक्ट कर देगा, तो ई नेट हमारा ज़ीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज हमारा ये हो गया, डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली थी, तो यहाँ से ई इंड्यूस कितना निकल कर आया, KQ/25। क्लियर हो रही है मेरी बात? मेरा मतलब से क्वेश्चन को समझो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उस चीज़ को समझो, समझ रहे हो बात? तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें तो इसमें अपना आंसर जो होगा बच्चों वो बी हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखो थर्ड अगली प्रॉपर्टी क्या है अपनी कंडक्टर्स की। अगली प्रॉपर्टी बच्चों अपनी ये है कि जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, यानी कि जो हमारा सिग्मा होता है, वो क्या होता है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। समझाता हूँ कैसे।
भाई जाहिर सी बात है सिग्मा को हम क्या लिखते हैं, क्यू बाई ए लिखते हैं। भाई लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, पे अपने 3 तरह की डेंसिटी पढ़ी थी, याद करो। एक तो अपने सिग्मा पढ़ा, एक तो अपने लैम्बडा पढ़ा था, एक सिग्मा पढ़ा था, एक रो पढ़ा था। इसको अपन लिखते हैं क्यू बाई एल, इसको लिखते हैं अपन क्यू बाई ए, और इसको अपन पढ़ते हैं क्यू बाई वी। एरिया को आप क्या लिख सकते हो किसी भी सरफेस का, भाई जाहिर सी बात है पाई आर स्क्वायर। अगर स्फीयर है तो क्या एरिया हो जाएगा उसका, पाई आर स्क्वायर। जो भी एरिया हो, जो भी सरफेस के अकॉर्डिंग, तो एरिया का मतलब हो गया एक तरह से रेडियस। जैसे मैं ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है, तो इन्वर्स ही प्रपोज होता है। क्यू तो अपना कांस्टेंट है, एरिया के इन्वर्स ही प्रपोजल होगा। ये क्या बताना चाहता है बच्चों कि जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो जैसे मैं 2 पॉइंट की बात करता हूँ। एक पॉइंट हमारा ये है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगी, इसकी रेडियस ऑफ, भाई छोटा सर्कल है ना यार, देखो सिंपल सी बात आप खुद समझो, ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है। सर्कल बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ेगी बच्चों तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। उल्टा होता है, मतलब यहाँ पर कम चार्ज इकट्ठा होगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है, यानी कि सीधी सी बात है, नुकीले हिस्सों पर चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होता है। समझ रहे हो, नुकीले हिस्सों पर चार्ज जो है वो ज़्यादा इकट्ठा होता है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, यानी कि जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर चार्ज भी ज़्यादा डेंस होगा। चार्ज ज़्यादा डेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास होना क्या शो करता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रॉन्ग होना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होगी, ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वीक होना। समझ रहे हो बात को। दूसरी बात, अच्छा एक और चीज़, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़कर आए कि हम अगर कोई चार्ज देते हैं तो वो कहाँ चला जाता है बच्चों, सरफेस पर जाता है। कौन सी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर। इनर सरफेस पर कुछ नहीं होता। तो ये अंदर सपोज मान लेता हूँ मैं कोई शेल बना दिया मैंने यहाँ पर, इस शेल को हम कहते हैं, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, 0 होगा। मतलब इस शेल के अंदर अगर कोई बैठ जाता है तो उसको शॉक नहीं लगेगा। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊँ, जैसे जनरल बात है, अगर कभी लाइटनिंग हो रही होती है तो हमें एडवाइस दी जाती है कि कार के अंदर ही बैठे रहो, कार से बाहर मत निकलो। क्योंकि कार क्या है बच्चों, एक मेटल है, एक तरह की कंडक्टिंग बॉडी है। अगर लाइटनिंग गिरेगी भी सही तो वो कार की सरफेस पर रह जाएगी, आप तक नहीं पहुंचेगी। समझ रहे हो बात को। तो वो क्या करती है, एक शील्ड प्रोवाइड कर देती है आपको, जो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स से बचाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको प्रिवेंट करती है। क्लियर हो रही बात। तो ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब इसको हम एज ए इलेक्ट्रिक शील्ड हम इसको यूज़ करते हैं। इस प्रिंसिपल को हम इलेक्ट्रिक शील्ड के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये प्रॉपर्टीज़ अपने को ध्यान रखनी है बच्चों। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन सी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर। क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन। ठीक है, अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, जो क्या करता है बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है, ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सके, 0। पोटेंशियल कितना होता है, तो कांस्टेंट होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बच्चों, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, प्लस है तो बाहर की तरफ, माइनस है तो अंदर की तरफ, वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। थर्ड बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगी तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारी कंडक्टर्स की कुछ बातें थी जो अपने को ध्यान रखनी है बच्चों। क्लियर हो रही है मेरी बातें। ये बातें याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब देखो आगे चलते हैं। अब अपन चलते हैं बच्चों डाई इलेक्ट्रिक्स पे। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बच्चों, एक तरह के मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो पुअर होती है। पुअर कंडक्टिव वाले मटेरियल्स होते हैं। पुअर कंडक्टिविटी का मतलब ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, इसीलिए हम एज ए इंसुलेटर इनको यूज़ करते हैं। इंसुलेटिंग पर्पज़ से हम इसको यूज़ करते हैं, एज ए इंसुलेटर हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, एक प्लस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, बीच में हमारा एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है। यहाँ पर इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का काम है स्टोर करने के पर्पज़ से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कैसे हम इसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं ये मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, जब अपन कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे बच्चों। डाई इलेक्ट्रिक्स अपन इसलिए पढ़ रहे हैं
ताकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर में जो अपना होगा कैपेसिटेंस के ऊपर जो लेक्चर होगा अपना, वहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक्स को हम बहुत यूज़ करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर अपन डाई इलेक्ट्रिक्स की बेसिक समझ रहे हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक्स की कंडक्टिविटी पुअर होती है, इसीलिए हम इसको एज ए इंसुलेटर भी यूज़ करते हैं बच्चों। और इनके पास क्या होता है बच्चों, बहुत ही फ्यू अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स के पास बच्चों फ्यू अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, पुअर कंडक्टिविटी होती है, मतलब बहुत लो कंडक्टिविटी है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर करने के पर्पज़ से भी हम इस मटेरियल को यूज़ करते हैं बच्चों, ताकि हमारी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। फ़िलहाल मैं कैपेसिटी के बारे में सिर्फ आपको इतना सा आइडिया दे देता हूँ। कैपेसिटी जैसे सपोज माना एक बकेट है, बकेट का काम होता है बच्चों वाटर स्टोर करना है, जो भी कंटेंट आप उसके अंदर स्टोर करना चाहते हो। अब जितनी बड़ी बकेट होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टोर कर सकती है, जितनी छोटी बकेट होगी बच्चों वो उतना ही कम स्टोर करेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो स्टोर करने की कैपेसिटी को ही हम कहते हैं बच्चों कैपेसिटेंस। समझ रहे हो, वो कितना स्टोर कर सकती है। अब हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें तो हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। हम चाहते हैं ज़्यादा पानी स्टोर हो तो हम बाल्टी के बजाय टंकी में पानी भरना पसंद करते हैं। रीज़न क्योंकि उसका कैपेसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाल्टी बकेट। ठीक है बच्चों, तो इसको हम इंसुलेटर के तौर पे भी यूज़ करते हैं और कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं बच्चों। डाई इलेक्ट्रिक्स को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इसे एज ए इंसुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी जगह ये यूज़ होता है बच्चों, लेकिन वो चीज़ आपको फर्दर जब आप हायर स्टडी में जाओगे तब आपको इसकी एप्लीकेशन समझाई जाएगी। फिलहाल सिर्फ आपको इसका आइडिया रखो डाई इलेक्ट्रिक्स होते क्या है। एक तरह के इंसुलेटर्स हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टिविटी वाले मटेरियल्स होते हैं बच्चों। अब बात करते हैं क्या डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? नहीं बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। देखो यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें ये आपका न्यूक्लियस है बच्चों, ये पूरा आपका न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये अपने पास पॉजिटिवली चार्ज आयन मतलब प्रोटॉन्स हैं। 5 प्रोटॉन है तो 5 ही न्यूट्रॉन है बच्चों, ये न्यूट्रॉन्स है अपने, ये न्यूट्रॉन है अपना। तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं, ये अपना न्यूक्लियस हो गया। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड में बंधे हुए होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं, और ये बॉन्डेड होते हैं किससे बच्चों? न्यूक्लियस से बंधे होते हैं। ये न्यूक्लियस इनको बाहर नहीं जाने देता। समझ रहे हो बात को? न्यूक्लियस ने उसको फोर्स लगा रखा है, ये इनको बाहर नहीं जाने देता। अब ये सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं होता तो इसे हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बॉन्डेड नहीं है। अब डाई इलेक्ट्रिक्स के पास क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती जनरली, लेकिन इसके पास क्या होता है? सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए हम इसको किसकी तरह यूज़ करते हैं? इंसुलेटर की तरह। पर इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, लगभग 100 में से 1 मान लो, तो बहुत ही कम अमाउंट में करता है, तो कंडक्टिविटी इसकी वैसे भी बहुत पुअर है। ठीक है, तो अब आइडियल डाई इलेक्ट्रिक या आइडियल इंसुलेटर तो कोई होता नहीं है, थोड़ी बहुत तो कंडक्टिविटी सबकी होती है। तो ठीक है बच्चों, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बॉन्डेड होते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी कंडक्टिविटी 0 मानी जाती है, तो हम इसको एज ए इंसुलेटर हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी दिखाता है, पुअर कंडक्टिविटी दिखाता है, हमें ये याद रखना है। अब बात करते हैं पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों। पोलराइजेशन को समझते हैं। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को समझाता हूँ मैं कैसे होता है। सपोज मानो ये एक अनपोलराइज एटम है। अनपोलराइज एटम क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर बंधे हुए हैं। अब ध्यान देना, इस स्टेट में क्या होता है बच्चों? नेगेटिव आयंस का जो सेंटर होता है, जैसे सपोज मानो ये हमारा नेगेटिव आयंस का सेंटर है और पॉजिटिव आयंस का सेंटर, दोनों एक जगह कॉन्साइड हो जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटर एक जगह कॉन्साइड होते हैं, तो इसका नेट चार्ज कितना हो जाता है? मतलब नेट डायपोल मोमेंट इनका 0 होता है। नेट कितना हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है, क्योंकि जो मतलब नेट चार्ज इसमें कितना हो गया? 0 हो गया। जो नेगेटिव का सेंटर है वही पॉजिटिव का सेंटर होता है। नेगेटिव क्लाउड का सेंटर भी और न्यूक्लियस का सेंटर दोनों सेम पॉइंट पे होते हैं, एक दूसरे का कॉन्साइड करते हैं, इसीलिए एक दूसरे से ये। अब देखो, अगर मैं इस एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, अभी भी अपन बात करके आए, जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, न्यूक्लियस यानी कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव इधर इकट्ठा होने लग जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव की तरफ इकट्ठा होंगे। अच्छा, ये न्यूक्लियस से बाहर, ये एटम से बाहर नहीं आए बच्चों, एटम से बाहर नहीं गए, हम अभी एटम के अंदर ही है।
एटम के बाहर नहीं आए, लेकिन हुआ क्या, इनका डिस्टर्बेंस बिगड़ गया। पहले दोनों का सेंटर एक ही जगह पे था, अब दोनों का सेंटर एक जगह पे नहीं है। नेगेटिव एक तरफ इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठा हो गया। तो ये कुछ इस तरह से बन गया बच्चों, पॉजिटिव एक तरफ इकट्ठा हो गया, नेगेटिव एक तरफ इकट्ठा हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइपोल। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइपोल। अच्छा, ये डाइपोल पहले नहीं था, इसे हम बोलते हैं बच्चों इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन सा डाइपोल बोलते हैं बच्चों इसको अपन, इंड्यूस्ड डाइपोल। नई टर्म है इंड्यूस्ड डाइपोल। क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये इंड्यूस हुआ है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दूंगा तो ये वापस वैसा हो जाएगा जैसे पहले था, ये ऐसा हो जाएगा वापस। तो जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, तब तक ये ऐसा हो रहा है, तब तक ही इसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट हुए हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दोगे, इनका इंड्यूस्ड डाइपोल भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब वापस इलेक्ट्रॉन चार्ज अपनी अपनी जगह इकट्ठे हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बांध रखा था, समझ रहे हो बात को। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज मिला, अब पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत भयानक वाला प्यार होता है, जैसे ही प्यार मिला वो भगना शुरू करते हैं। इधर नेगेटिव को प्लस दिखते हैं, वो उधर भगना शुरू करती है, दोनों एक दूसरे की तरफ भगना शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी हो गई, मतलब नेगेटिव चार्ज उस साइड ज़्यादा हो गया। एक सारे प्रोटॉन एक जगह पॉजिटिव चार्ज एक तरफ भगने लगते हैं, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। डाइपोल क्यों कहा बच्चों, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है या नहीं, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। भाई जितने प्रोटॉन है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन है ना यार, दोनों चीज़ें सेम है, तो चार्ज बराबर है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा बच्चों, डाइपोल कहा। ये इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं बच्चों। और ये जो इस तरह के जो एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको आगे चल के अपन बोलेंगे बच्चों नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं इनको, नॉन पोलर, जिनके अंदर पहले से कोई डाइपोल बने हुए नहीं होते, परमानेंट डाइपोल नहीं होते इनके पास, टेम्पररी डाइपोल होते हैं। ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है बच्चों, टेम्पररी होता है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक ये डाइपोल सलामत है, इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म होते हैं इनका डाइपोल भी ख़त्म हो जाता है। क्लियर हो रही बात, समझ रहे हो बात को। तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल टेम्पररी डाइपोल होते हैं, इनके पास परमानेंट डाइपोल नहीं होते। समझ में आई बात, आगे बढ़े। अब बात करते हैं सर, जब डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ही है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई जब आप कह रहे हो डाइइलेक्ट्रिक को हम एज ए इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं, डाइइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इंसुलेटर में किस तरह से डिफरेंस रखता है ये। तो डिफरेंस क्या है बच्चों, दोनों कंडक्टिविटी शो नहीं करते, लेकिन इनके पास क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक के पास फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बस होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। इसी वजह से इनकी कंडक्टिविटी होती है लेकिन पुअर होती है। इसी वजह से हम इसको इंसुलेशन के पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के पर्पज़ से भी हम इसको यूज़ करते हैं बच्चों। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर हुई बात, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, दोनों में ये डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, दो तरह के डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं बच्चों, एक अपने पास पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक अपने पास नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का एग्जांपल अभी अपन पढ़कर आए हैं। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, पहले मैं पोलर की बात करूँ, उसमें परमानेंट डाइपोल्स होते हैं। परमानेंट डाइपोल मतलब जैसे HCl देख लो बच्चों, HCl के पास एक H+ होता है और एक Cl- होता है। ये प्लस Q चार्ज हो गया बच्चों, ये -Q चार्ज हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो ये एक डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल है, इसे आप बिगाड़ नहीं सकते, पहले से बना हुआ है। H2O है, एक तरह का डाइपोल है। तो ये अपने पास परमानेंट डाइपोल होते हैं बच्चों। अच्छा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये बॉन्ड अफेक्ट होता है बच्चों, समझ रहे हो। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, परमानेंट डाइपोल होते हैं इनके अंदर, ठीक है। अब इनमें पोलराइजेशन कैसा होता है वो मैं भी आगे समझाऊंगा आपको। नॉन पोलर में क्या होता है, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं बच्चों। इंड्यूस का मतलब ये टेम्परेरी होते हैं, जब तक आपने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तब तक ही ये इंड्यूस होते हैं। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, इनको फ़र्क नहीं पड़ता टेम्परेचर से। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूक्लियस से तो बंधे हुए हैं, बस ये है कोई पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण थोड़ी देर के लिए बहक जाते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर पे इन पर इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं अपन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स को समझाता हूँ मैं कैसे होते हैं। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो ये इस तरह से होते हैं, ध्यान दो। डाइपोल इनके पास पहले से बने हुए हैं, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है बच्चों।
अब इनके पास डाइपोल तो पहले से बने हुए हैं, परमानेंट है, लेकिन क्या होते हैं बच्चों, डाइपोल मोमेंट नहीं होता कोई। होता क्या है, सब अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, ये इधर अलाइन है, ये इधर अलाइन है, सब अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। इस वजह से नेट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इस वजह से ये कोई इफेक्ट शो नहीं करते, समझ रहे हो। ये नॉर्मली ऐसे रखा हुआ है, नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक की तरफ। अब होता क्या है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वही सिंपल सी बात है, माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, पी माइनस से प्लस, एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है, समझ रहे हो। तो जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया इस डायरेक्शन में, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, इसे हम कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हो। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हो गया, एक बाहर लग रहा था, ये देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर लग रहा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही लग रहा है। तो प्लस वाले सारे एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे तो प्लस की कंसंट्रेशन इधर हो जाएगी, माइनस की कंसंट्रेशन इधर हो जाएगी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हो गया। नेट कितना हो जाएगा, ई माइनस ई इंड्यूस, समझ रहे हो। तो इसे बोलते हैं हम पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो पोलराइजेशन होता है बच्चों, वो इस तरह से होता है, और नॉन पोलर में जो होता है वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक एटम की स्ट्रक्चर की तरह से, इस तरह से जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था। मैं ले जाता हूँ पीछे, ये हमारा नॉन पोलर के लिए है। ऐसे बहुत सारे एटम होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डाइपोल बन जाते हैं, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर ये इतने सारे डाइपोल हैं, वैसे ही वहाँ पर बहुत सारे डाइपोल वहाँ पर भी बन जाते हैं बच्चों। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपने पोलर डाइपोल्स होते हैं बच्चों। क्लियर हो रही है बात, समझ में आया। आगे बढ़ें तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं। तो बच्चों ये कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो होता है एक परमिटिविटी का, किसका, मीडियम से स्पेस के। यानी कि बच्चों ये रेशियो क्या बताता है, मैं आपको एग्जांपल तो उसको क्लियर करता हूँ। जैसे सपोज़ मान एक क्लास है, अब क्लास से मुझे मान लो किसी बच्चे को मुझे ये बताना है क्लास का फिजिक्स में कैसा परफॉर्मेंस है। तो सिंपल सी बात है, मैं टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट में एक मैक्सिमम मार्क डिसाइड होते हैं, भैया 10 है, 10 में से कितने आते हैं। अगर किसी बच्चे के 10 में से 9 आते हैं तो मैं समझ जाऊँगा यार बच्चा बहुत ही अच्छा है। अगर 10 में से 8 मान लेते हैं 2 आते हैं तो बच्चा बहुत ही ख़राब है। तो किसी बच्चे का फिजिक्स का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसमें एक मैक्सिमम मार्क डिसाइड होता है कि भाई इतने तो लाने ही हैं। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर हम क्या करें, इस मैक्सिमम मार्क्स से उसके मार्क्स कंपेयर करते हैं, इससे हम जज करते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा है। सिमिलरली उस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या बताता है, किसी मीडियम के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में बताता है कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पे अच्छा है कि बुरा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, उससे कंपेयर करने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफ़ाइन करते हैं। कैसे डिफ़ाइन करते हैं बच्चों, हमने आइडियल किसको माना, हमने एप्सिलॉन नॉट को आइडियल माना। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हमने इसको आइडियल माना कि भैया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो आइडियल है। कितनी वैल्यू होती है इसकी, तो वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻12, ये इसकी परमिटिविटी होती है। ठीक है बच्चों, ये इसकी परमिटिविटी होती है। अब इसके रिस्पेक्ट में जो भी मीडियम आया, जैसे हमारे यहाँ पर 10 जो था वो हमारे लिए आइडियल था, उसमें से जो भी बच्चे के मार्क्स आए, तो बच्चे हम मार्क्स तरह से लिखते हैं ना यार, मीडियम की परमिटिविटी कितनी है किसके रेस्पेक्ट में, तो ये मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, इन दोनों का जो रेशो है वही क्या बताता है, हमें रिजल्ट बताएगा कि अच्छा है कि बुरा है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों हम रिलेटिव परमिटिविटी भी इसे कहा जाता है, और इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये क्या बताता है बच्चों, क्वालिटी बताती है किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है कि बुरी है, वो इस चीज़ के थ्रू बताई जाती है। क्लियर हो रही बात। अब अपने पास कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स अपने को ध्यान रखना है। वैक्यूम के लिए कितना होता है बच्चों, 1 है। एयर के लिए 180 एम्पर है नॉर्मल प्रेशर पर, 1 यानी कि इसको लगभग हम 1 ही मानते हैं। ग्लास के लिए 4.7 होती है, प्योर वाटर के लिए 81 होती है, वाटर के लिए जनरली 47-48 समथिंग होती है अगर अपन नॉर्मल वाटर लेते हैं तो। प्योर वाटर के लिए 81 होती है। मेटल के लिए इन्फिनिट होती है। अब देखो मेटल के लिए इन्फिनिट होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, परमिटिविटी बहुत अच्छी है। इन्फिनिट का मतलब बहुत अच्छे मार्क्स आए। अब बहुत अच्छे मार्क्स आने का मतलब क्या हुआ, समझो आप, मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बिहेवियर बहुत अच्छा है, समझ रहे हो बात को, वो चीज़ है। जैसे वाटर के लिए कितने आई बच्चों, 81 आई, मतलब अच्छा बिहेवियर है, समझ रहे हो, वो चीज़ है। तो ये चीज़ हमारे इस चीज़ को बताती है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये हमारा, अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो क्वेश्चन
जैसे एक अपने को इसको मैं अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फोर्स की टर्म में अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं फोर्स की टर्म में। अब मान लेते हैं दो चार्जेस है Q1 Q2, डी डिस्टेंस पर रखे हैं, कहाँ रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं। मान लेता हूँ एयर में है, दोनों की परमिटिविटी 1 ही होती है। तो फोर्स कितना लिखा जाएगा, KQ²/D²। के को क्या अपन 1/4πε0 लिख सकते हैं बच्चों, हाँ या ना। अब मैंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, किसी मीडियम में डाल दिया। अब मीडियम में डालोगे तो उसकी परमिटिविटी अलग होगी भाई, हर किसी का बिहेवियर अलग अलग होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो मीडियम में डालते हैं, उसका बिहेवियर अलग है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1/4πε Q²/D/ε की जगह ε m आ जाएगा। ε m को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो फॉर्मूले से क्या ε0 × εr लिख सकते हैं। तो ये अपना K बन जाएगा, KQ²/D² अपना क्या बन जाएगा बच्चों, F0 बन जाएगा, और εr आ जाएगा। तो यहाँ से εr क्या आ जाएगा बच्चों, F0/Fm। ध्यान रखना उल्टा हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो अगर मैं फोर्स की टर्म में पूछा जाए, क्वेश्चन बना हुआ है बोर्ड में, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों CBSE बोर्ड में, अच्छा टॉपिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो फोर्स की टर्म में अगर हमें पूछा जाए तो हमें इस तरह से डिफाइन करना है, रेशियो ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम टू इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। वैक्यूम टू मीडियम जो रेशियो होता है अपना, वो किसको बताता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बताता है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, टू चार्जेस आर प्लेस इन एयर, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज F इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, ε0 आर। रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे रखी है उसने पहले ही, कितनी दे रखी है बच्चों, 81 दे रखी है। आपसे पूछा है न्यू फोर्स कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जैसे ही आप उसको मीडियम चेंज करोगे जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। ध्यान देना, फोर्स कम हो जाएगा, बढ़ेगा थोड़ी भाई, सेम तो रह नहीं सकता। तो हमारा F तो आंसर वैसे ही नहीं आएगा, 81F बढ़ भी नहीं सकता भाई, जाहिर सी बात है पहले कोई नहीं था तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब बीच में तुम किसी को भर दोगे तो फोर्स तो कम होगा ही ना। तो फोर्स कम होता है बच्चों, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों जो बाई जनरल अगर हम फोर्स से निकाला तो एप्सिलॉन हमारा कितना होता है बच्चों, F0/Fm। तो यहाँ से Fm आ जाएगा अपना F0/r। F0 कितना है अपना, F लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, F0 कितना अपना F है, और εr कितना दे रखा है, हमें 81 दे रखा है। तुम्हारा आंसर ये होगा। क्लियर हो रही है बात, समझ में आई। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। तो ये अपन ने डाई इलेक्ट्रिक्स के ऊपर बात की, कंडक्टर्स के ऊपर बेसिक बात की। आज का लेक्चर वैसे बच्चों बहुत बेसिक था, नया अपन ने ऐसा कुछ अपन ने इसमें किया नहीं, सिंपल लेक्चर था, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो अगला लेक्चर अपना होने वाला है बच्चों, वो कैपेसिटेंस के ऊपर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत काम का टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कैपेसिटेंस के ऊपर। तो उसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।